I want to really, yeah. But she gets it and drops the thing. तो ये अंदाज़े बयां है दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी हरकतों को लेकर मेरी पत्नी भी मुझसे खुश नहीं रहती, कहती हैं कि आपको राष्ट्रपति जैसा बर्ताव करना चाहिए, मगर नाचना जिस पर आपत्ति जतला रही थी उनकी पत्नी, वो एक बहुत छोटी सी चीज है। इस वक्त ट्रंप दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल रहे हैं। वो बार बार चीन के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका अगला निशाना ईरान पर होगा और ईरान ने जवाब में कह दिया है कि हिमाकत भी मत करना, हिमाकत भी मत करना। और दूसरी तरफ वो लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यह तक कह दिया कि वो मेरे पास आए और कहा, सर क्या आप मुझे अपाचे हेलीकॉप्टर दे सकते हैं? मगर हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश बने हुए हैं। बार बार यह शख्स जो है भारत की तौहीन कर रहा है, मगर साहब मजाल है भारत सरकार, यह कहा जाए भाजपा सरकार कुछ कहे, आखिर क्यों? मगर जैसा कि अब स्पष्ट हो गया दोस्तों, सारा खेल तेल का था। यही वजह है कि वेनेजुएला पर प्रहार किया गया, उनके राष्ट्रपति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनका अपमान किया गया। सारा खेल तेल का था। जैसा कि आप देख सकते हैं बीबीसी के मुताबिक आपके स्क्रीन पर, अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देगा वेनेजुएला और इसकी बिक्री की रकम पर मेरा नियंत्रण होगा। सारा खेल तेल का था और उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने एक देश को तबाही के रास्ते पर ढकेल दिया। अब जैसे कि खबर आ रही है कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहां प्रहार करेंगे, और जैसा कि बीबीसी कह रहा है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड, ईरान और क्यूबा के अलावा किस देश पर? जी हां, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सड़कों पर है अलग अलग मुद्दों को लेकर। ट्रंप को यहां पर रास्ता दिखाई दे रहा है और वो लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, मगर ईरान ने पलट कर कहा है हिमाकत भी मत करना। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में क्या रणनीति अख्तियार करना चाहता है अमेरिका और इसका क्या जवाब दे रहा है ईरान। आपकी स्क्रीन पर ईरान इस समय बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहा है और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर और अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो वहां के अधिकारियों को बहुत कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से कहा, हम इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि अमेरिका उन्हें कठोर जवाब देगा। सैद्धांतिक रूप से ईरान डोनरो सिद्धांत में परिभाषित दायरे से बाहर आता है, लेकिन ट्रंप ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद ईरानी शासन को आगे की कार्रवाई की धमकी दी थी। ये हमले उस समय हुए जब इस्राएल ने ईरान की परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को खत्म करने के मकसद से बड़े पैमाने पर एक अभियान शुरू किया था, जिसके बाद ईरान और इस्राएल के बीच 12 दिनों तक संघर्ष हुआ। पिछले सप्ताह मार-अ-लागो में ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक में ईरान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने साल 2026 में ईरान पर नए हमले करने की संभावना जतलाई है, मगर ईरान ने कह दिया है कि हिमाकत भी मत करना। और यह वो ईरान है जिस पर इस्राएल पहले हमला कर चुका है। यह वो ईरान है जिसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका हमला कर चुका है और यह अब भी जवाब दे रहा है, डरा नहीं है। मगर मैं यही समझना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि ट्रंप भारत की तौहीन कर रहे हैं मगर हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। ईरान ने ट्रंप की इस धमकी के जवाब में क्या कहा है, इसके एक एक शब्द पर गौर किया जाए। आपके स्क्रीन पर ईरान की सुरक्षा, उसकी आजादी और उसकी क्षेत्रीय अखंडता एक ऐसी लाल रेखा है जिसे किसी भी हाल में पार नहीं किया जा सकता। यह बात मंगलवार को जारी एक बयान में सचिवालय ने कही। बयान में कहा गया कि किसी भी तरह की आक्रामकता और दुश्मनाना कार्रवाई अगर जारी रही तो उसका संतुलित, निर्णायक और साफ जवाब दिया जाएगा।
ईरान के पुराने दुश्मन जो बार बार और खुले तौर पर ईरानी महिलाओं और बच्चों की हत्या की जिम्मेदारी लेते रहे हैं, अब धमकी भरी भाषा को दोहराकर और तेज करके और दखलंदाजी वाले बयान देकर पूरे देश को तोड़ने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। सचिवालय ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक राय जाहिर करने का मामला नहीं है, बल्कि दबाव और डराने धमकाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके नतीजे और कीमत जरूर होंगे और जिसे जमीनी हालात से अलग करके नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रीय एकता, मजबूत प्रतिरोधक क्षमता और पूरी तरह तैयार रक्षा व्यवस्था के भरोसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एक बार फिर साफ तौर पर दोहराता है कि देश की सुरक्षा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता अटल लाल रेखा है। तो ईरान कह रहा है कि बाज आए अमेरिका इस लाल रेखा से। मगर आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका पर एक ऐसा व्यक्ति काबिज है जिसके मानसिक संतुलन पर सवाल किया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति का सिर्फ जवाब दिया जा सकता है। मगर अफसोस की बात, यह व्यक्ति बार बार भारत की तौहीन कर रहा है और कोई जवाब नहीं है। मसलन उन्होंने यह तक कह दिया कि मैंने भारत पर दबाव डाला कि वो रूस से तेल ना लें। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मुझसे खुश नहीं है, मगर प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी कि मोदी। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पास आए थे, मेरे सामने उन्होंने बहुत दबे सुर में कहा था कि क्या आप हमें अपाचे हेलीकॉप्टर्स दे सकते हैं। ये सब ये व्यक्ति मंच से कह रहा है, एक मंच से कह रहा है। सुनिए ये दो बातें जो उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में और भारत के बारे में कही, मगर यहां शून्य बटा सन्नाटा। सुना जाए। So that's the good news. But why should they wait 3-4 years to get a plane? They should build them, get them immediately. The F-35s, it takes too long to get them. The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा, सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज। जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। आपको समझना पड़ेगा, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में डर है कि इसके खिलाफ अभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसे राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे मध्यावधि चुनाव जीतना है और अगर मैं नहीं जीता तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा, या सरल शब्दों में उनके खिलाफ एक महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। सुनिए इस डर का इजहार किस तरह से ये पैरानॉइड व्यक्ति कर रहा है, सुना जाए। But you got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them. You know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. जैसे मैंने कहा ना, हर गुजरता लम्हा, जितनी ज्यादा देर तक यह व्यक्ति सत्ता में बना रहेगा, यह दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है और भारत को भी एक कड़ा संदेश देना होगा। यह व्यक्ति बार बार ऐसी बातें कर रहा है, मगर हमारे यहां खामोशी पसरी हुई है। खामोशी पसरी हुई है। वेनेजुएला पर इतना बड़ा हमला हो गया, मगर नहीं साहब, मजाल है हमारी तरफ से एक बहुत ही धीमा बयान आया।
बहुत ही धीमा बयान आया। अब भी जो विदेश मंत्री का बयान आया है, एस जयशंकर का ताजा बयान सुनिए, जिसमें वो वेनेजुएला की जनता की बात कर रहे हैं, अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। सुनिए, भारत के इतिहास का सबसे नाकारा विदेश मंत्री, सुना जाए। Look, I think we put out a statement yesterday, so I would urge you to look at it. And obviously, what happened is what essentially, if I can sum up the statement, the long and short of the statement was that yes, we are concerned at the developments, but we would really urge all the parties involved to now sit down and sort of come to a position which is in the interest of the well-being and the safety of the people of Venezuela. Because at the end of the day, that is our concern. That we would want Venezuela as a country with whom over many years we've had very good relations. So we would like the people to come out sort of well from whatever is the direction of events. और जो गुंडा होता है, जो दबंग होता है ना, उसके सामने खामोश नहीं रह जाता, उसका विरोध किया जाता है। बेशर्मी देखिए ट्रंप की। अब यह व्यक्ति कह रहा है आपके स्क्रीन पर, अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देगा वेनेजुएला और इसकी बिक्री की रकम पर मेरा नियंत्रण होगा। खुलकर यह व्यक्ति यह कह रहा है। गौर फरमाइए ट्रंप ने क्या कहा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर, आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाली कीमत उनके नियंत्रण में रहेगी, जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में किया जाएगा। ट्रंप की टिप्पणी एक ऐसे समय आई है जब उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला में अमेरिकी तेल उद्योग 18 महीनों के अंदर पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे वेनेजुएला में भारी निवेश आएगा। हालांकि विश्लेषकों ने इससे पहले बीबीसी को बताया कि वेनेजुएला के तेल उत्पादन के पुराने स्तर को बहाल करने में दसियों अरब डॉलर की लागत आ सकती है और इसमें 1 दशक का समय लग सकता है। सबसे बड़ी बात, इस पूरा घटनाक्रम का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो चाइना का हुआ है, क्योंकि चाइना के इस पूरे इलाके में, चाहे पेरू हो, वेनेजुएला हो, अहम सामरिक हित थे। ट्रंप के इस कदम से चीन को नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि तमाम देशों में चीन की प्रतिक्रिया सबसे कठोर रही है। चीन ने क्या कहा इस हमले के बारे में, आपके स्क्रीन पर। अमेरिका ने वेनेजुएला की संप्रभुता, सुरक्षा और उसके वैध अधिकारों व हितों को मनमाने ढंग से रौंदा है और संप्रभु समानता के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन किया है। इसके साथ ही उसने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग से जुड़े नियमों का भी गंभीर उल्लंघन किया है। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवाज पर ध्यान दे, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों का पालन करे और दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा में दखल देना बंद करे और वेनेजुएला में सरकार पलटने के बजाय बातचीत से समाधान के रास्ते पर लौटे। जैसे मैंने बताया दोस्तों, चीन के गंभीर हित जुड़े हुए हैं। इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, नवंबर 2024, इसी तारीख पर चीन के सहयोग से पेरू के समुद्र तट पर एक बंदरगाह बना था। क्या आप जानते हैं इसके उद्घाटन पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे थे? इससे यह पता चलता है कि इस पूरे इलाके में चाइना के हित किस कदर जुड़े हुए हैं और यही है चाइना की दिक्कत। अब मैं आपको सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में चाइना के हित किस कदर जुड़े हुए थे, उसके क्या सामरिक हित थे, उसके क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थे, और यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आने वाले दिनों में अगर चाइना को यह महसूस होगा कि उसके सामरिक हितों को नुकसान पहुंच रहा है, जैसा कि ईरान में हुआ था, तो यह अमेरिका और चाइना दोनों के बीच में जबरदस्त सैनिक तनाव खड़ा कर सकता है। गौर फरमाएं आपकी स्क्रीन पर, पिछले 2 दशकों में बीजिंग ने कई लैटिन अमेरिकी देशों को ताइवान से कूटनीतिक मान्यता हटाकर चीन के पक्ष में करने में सफलता पाई है। कोस्टा रिका, पनामा, डोमिनिकन गणराज्य,
एल साल्वाडोर, निकारागुआ और होंडुरास ने इस दौरान चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को चुना। वेनेजुएला में तेल का विशाल भंडार है जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे बड़ा है। रॉयटर्स ने लंदन स्थित एनर्जी इंस्टीट्यूट के हवाले से बताया कि वैश्विक तेल भंडार का करीब 17% यानी लगभग 303 अरब बैरल वेनेजुएला के पास है। इस मामले में वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के अग्रणी देश सऊदी अरब से भी आगे है। लेकिन प्रतिबंधों के कारण वो अपना तेल वैश्विक बाजार में खुलकर नहीं बेच पा रहा था। ऐसे हालात में मदद के लिए चीन आगे आया। चीन न केवल वेनेजुएला के तेल का खरीदार है, जबकि देश में तेल में निवेश करने वाले चंद देशों में से वो एक है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के अनुसार 2000 में लैटिन अमेरिका के कुल निर्यात में चीन का हिस्सा 2% से भी कम था। 2021 तक चीन और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापार 450 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। चाइनीज सरकारी मीडिया के मुताबिक 2024 में यह बढ़कर 518 अरब डॉलर पहुंच गया है। कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2035 तक यह आंकड़ा 700 अरब डॉलर से ऊपर जा सकता है। यानी कि आप इस आंकड़े पर गौर कीजिए, साल 2000 में सिर्फ 2%, उसके बाद 2021 में 450 अरब डॉलर, उसके बाद 2024 में 518 डॉलर और यह बताया जा रहा है कि 2035 में यह आंकड़ा 700 अरब डॉलर पहुंच सकता है। यहीं पर अमेरिका ने चीन की कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया है और यही वजह है कि चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है वेनेजुएला पर हमले को लेकर, क्योंकि वो देख रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका उसके सामरिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है और यह आने वाले दिनों में दुनिया में एक नया तनाव पैदा कर सकता है। इस मंच पर यह तमाम जानकारियां लेकर मैं आता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।